यादों का कैनवस। उनके जीने का अंदाज किसी सल्तनत के राजा से कम न था। नाम ओपी नैयर, जिनका बस काम बोलता था। अपने हुनर से संगीत जगत में अपनी नींव इतनी मजबूत रखी कि जब 1950 के शुरुआती दौर में भारतीय सिनेमा में एंट्री की, उस दौर के नामचीन मौसीकारों की मानो शामत आ गई। कईयों को तो बस ये महसूस होने लगा कि कहीं नैयर साहब हमारी रोजी रोटी न छीन ले। पर नैयर साहब किसी की रोजी रोटी छीनने थोड़ी ना आए थे। वो बागी थे, घर से बगावत करके आए थे। जुदा सा कुछ, अलग सा कुछ कर दिखाने की जिद लेकर आए थे। नया रिदम लाए थे, मौसीकी की कई नई इजादें लेकर आए थे। अलग अलग साजों का संगम लाए थे, जहां सारंगी और गिटार का मिलन था, फ्लूट और क्लैरिनेट की जुगलबंदी थी, स्टार और बोंगो की दोस्ती थी, अकॉर्डियन और वायलिन की मोहब्बत थी। गज फ्यूजन म्यूजिक भारतीय सिनेमा में लाने वाले ओपी नैयर ही थे। 16 जनवरी 1926 को ओमकार प्रसाद यानी ओपी नैयर मदन गोपाल नारायण और लक्ष्मी नारायण के घर लाहौर में पैदा हुए। घर वालों की सख्त मजम्मत के बावजूद भी ओपी नैयर ने संगीतकार बनने की ठानी और इस सपने को बचपन से ही जीते आए। ना ही किसी से सीखा, ना ही किसी को उस्ताद बनाया। संगीत उनके नस नस में था। वो खुद के खुद ही उस्ताद बने और छोटी उम्र से ही तर्जें बनानी शुरू की और रेडियो लाहौर में बच्चों के प्रोग्राम में गाना गाना शुरू किया। पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि दिल और दिमाग में तर्जें चलती थी, रगों में मौसीकी दौड़ती थी। सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब 17 साल की उम्र में HMV के लिए कबीर वानी खुद ही कंपोज की और उस वक्त के संगीतकार धनी राम और इनायत हुसैन के लिए गाने गाने भी शुरू किए। साल था 1943 जब ओपी नैयर ने HMV के लिए कुछ गाने कंपोज किए जो कि सरोजनी मोहिनी ने लिखे थे, जो बाद में ओपी नैयर की शरीक हयात भी बने। खैर, नैयर साहब की इन तर्जों में एक धुन प्रीतम आन मिलो CH आत्मा ने जब गाई तो वो खूब मकबूल रही। बाद में गीता दत्त की आवाज में फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में भी इस तर्ज को ओपी नैयर ने इस्तेमाल किया। HMV के लिए जो तर्जें नैयर साहब ने दी वो बेहद कामयाब रही और ओपी नैयर साहब को पहचान मिली। और उस वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर दलसुख यानी DM पंचोली ने उन्हें अपनी एक फिल्म के लिए मौसीकी तरतीब देने को कहा, लाहौर में ही। पर अफसोस तकसीम हिंद के चलते नैयर को पटियाला शिफ्ट होना पड़ा और ऐसे में हालात के चलते उन्हें इस मौके को गंवाना पड़ा और एक म्यूजिक टीचर की जॉब लेनी पड़ी। पर जनूनियत सर पे सवार थी। संगीतकार बनने का खुमार पलकों पर तारी था। ऐसे में वक्त ने करवट ली और वो सब छोड़ छाड़ कर मुंबई रवाना हुए, हिंदी सिनेमा में अपना मुकाम हासिल करने के लिए, वो मुकाम जिसके लिए वो बने थे। मुंबई में शुरुआत में गीतकार प्रेम धवन ने रहने के लिए छत दी और एक पुराने दोस्त कृष्ण कुमार ने कारवां पिक्चर्स में 1949 की फिल्म कनीज में बैकग्राउंड स्कोर तैयार करने का काम दिया। फिल्म के गाने मास्टर गुलाम हैदर ने कंपोज किए थे, जो कि तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में ही मुकीम रहे थे। कनीज फिल्म के बाकी गानों का संगीत हंसराज बहल ने दिया था और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी नैयर साहब को दी गई। नैयर साहब का बैकग्राउंड स्कोर कई लोगों को मुतासिर कर गया, जिनमें प्रोड्यूसर DM पंचोली भी थे, जो उस वक्त लाहौर से मुंबई आए थे। वैसे नैयर साहब की हुनर की पहचान उन्हें पहले से ही थी, पर काम करने का मौका नहीं मिल पाया था। उन्होंने नैयर साहब को बुलाकर बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर पंचोली आर्ट्स की 1952 की फिल्म आसमां दी, जिसमें नासिर खान और शामा जैसे अदाकार थे। आसमां फिल्म में ओपी नैयर की तर्जों ने संगीत जगत में कयामत बर्पा कर दी। इस फिल्म में ओपी नैयर साहब ने गीता दत्त से भी कई गाने गवाए और ऐसे में दोनों का राब्ता बैठा और गीता दत्त ने ही फिर ओपी नैयर साहब को गुरु दत्त से मिलवाया। फिल्म आर पार से इस जोड़ी की शुरुआत हुई थी और दोनों ने एक साथ कामयाबी की लंबी पारी फिर खेली थी। ओपी नैयर ना ही किसी के असिस्टेंट रहे, ना ही मौसीकी की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल की, फिर भी इतने बड़े मौसीकार बने कि रिदम किंग का खिताब पाया। जुनूनियत और जिद इस संगीतकार की खूबी रही। जिद ऐसी कि अपनी पहली हिट फिल्म आसमां के हिट नगमों में एक ऐसा नगमा था, मोरी निंदिया चुराए गयो, जो फिल्म का सबसे बेहतरीन गाना था। ओपी नैयर ने लता जी को जहन में रखकर इस धुन को बनाया भी था और वो लता जी से इसे गवाना चाहते थे।
3 दिन गाने की रिहर्सल रखी गई। चूंकि लता जी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स की रिकॉर्डिंग में कुछ मसरूफ रही, जिसके चलते वो रिहर्सल्स में आ ना पाई। नैयर साहब को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने लता जी से कभी न काम करने का फैसला किया। इतिहास गवाह है कि बाद में लता जी ने फिल्म मेरे सनम का गाना यह रेशमी जुल्फें विविध भारती के फौजी भाइयों के लाइव प्रोग्राम में भी गाया, ताकि नैयर साहब से रिश्ता सही हो सके और वो लता जी को रिकॉर्डिंग में बुलाए। पर ओपी नैयर की जिद के सामने हार गई। ना ही ओपी नैयर ने उन्हें किसी रिकॉर्डिंग में बुलाया, और तो और जब नैयर साहब को मध्य प्रदेश सरकार से लता मंगेशकर पुरस्कार मिला, उन्होंने वो लेने से भी इनकार किया। ऐसे में ओपी नैयर साहब वो वाहिद म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिन्होंने बिना लता जी की आवाज को अपनी धुनों में इस्तेमाल करके शोहरत की बुलंदियां हासिल कर ली। अपने 50 साल के फिल्मी करियर में 73 फिल्मों से जायद फिल्में की और अमर होकर यादगार मौसीकार की फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज किया। यादों का कैनवस।